नमस्कार, स्वागत है आप सभी को दीदी अरुण प्रभा पे। आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है किडनी। हर साल 13 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। उसे किडनी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और किडनी से जुड़े बीमारियों को कैसे हम रोकें उसके लिए ध्यान में रखने के लिए। तो हमारी किडनी ना सिर्फ शरीर से वेस्ट रिमूव करते हैं या यह हमारी ब्लड को भी फिल्टर करते हैं, और हमारे जो एक्स्ट्रा वाटर है उससे हम यूरिन के तौर पर हम उसे रिमूव करते हैं। तो आइए जानते हैं किडनी के बारे में और भी कुछ। किडनी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारे सेहत के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो पे डॉक्टर गोटो गांगकाक, जो यूरोलॉजिस्ट है आरके मिशन हॉस्पिटल से। डॉक्टर, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते क्यों हैं और इस साल का थीम क्या है। हम जो वर्ल्ड किडनी डे है, हम दुनिया भर में इसको आज 13 मार्च के दिन को मनाते हैं। और इसका जो मेन आइडिया है कि ताकि पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि जो किडनी के सारे बीमारियां क्या क्या हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकते हैं और बीमारियों का प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए। तो ये जो अवेयरनेस है, इसको हम लोग प्रमोट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। और इस साल का जो थीम है, या इस साल का जो थीम है वो है कि आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी। मतलब उसका जो मेन थीम यही है कि आप जो किडनी की बीमारी है, इसको आप पहले से अलर्ट रहें कि कहीं आपका किडनी सही फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको आप चेक करने के लिए आप इसलिए अर्ली डिटेक्शन करना है जी। जो उसका आप हो सकेगा तो चेकअप करा के डिटेक्ट करना है। उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड एनी इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो उसको देख के हम लोग क्या है कि उसको डैमेज है, किडनी डैमेज है, उसको हमको प्रिवेंट करना है। तो इस साल का थीम यही है जी। सर, आप हमें बता सकते हैं कि जो किडनी है, ये आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड किडनी डे पे जागरूकता फैलाने के लिए है, तो ये किडनी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे सेहत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? किडनी जो है एक्चुअली हमारे जो बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए 3-4 ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा बॉडी वेस्ट जाता है। इसमें से किडनी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है। जैसे लंग्स हो गया है, लीवर हो गया है, किडनी हो गया है, स्किन हो गया है। तो लेकिन इसमें से किडनी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिससे आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जो ब्लड का जितना किडनी का जो ब्लड फ्लो है बॉडी का, पूरा होल बॉडी का 20% ऑफ द ब्लड को गोज़ टू द किडनी। तो वहीं पे आपका जो किडनी है वो इनको ब्लड में जितना भी बॉडी में वेस्ट हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, जो भी आपका डेवलप होता है, उसको किडनी के थ्रू से हम लोग फ़िल्टर करते हैं। और एडिशनली आपका जो बॉडी का जो फ्लूइड का जो बैलेंस है, पानी का जो बॉडी का बैलेंस है, उसको भी किडनी मेंटेन करता है। आप जितना पी रहे हैं पानी, लेकिन क्या होता है कि बॉडी में वो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब ज़्यादा पानी पी लिया तो कभी आपको ज़्यादा शरीर में पानी होने से कभी कभी आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए किडनी का रोल रहता है। प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गए, जो बॉडी का हर सेल का फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने के लिए आपका किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे तो बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे एक हीमोग्लोबिन जो ब्लड प्रोडक्शन में भी, एक इरेटोपोइटिन करके एक आपका ये सिक्रेशन रहता है, तो जो आपको ब्लड प्रोडक्शन को हेल्प करता है। इस तरह से बहुत सारा किडनी का रोल है। तो इसलिए किडनी मतलब आपका शरीर का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है किडनी। सर, सरल भाषा में कहे तो अगर हमारे जो शरीर के लिए जो अच्छा चीज़ नहीं है वो निकाल देते हैं किडनी। जी एग्जैक्टली, वो निकाल देते। अच्छा, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे कॉमन डिजीज़ जो है अरुणाचल पे देखा जाए तो अभी किडनी स्टोन्स बहुत ही अभी बढ़ रहे हैं, इसका केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारे अरुणाचल पे आप बता पाएंगे कि क्या क्या किडनी से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ेस है? हाँ, जैसे आपने कहा है कि किडनी स्टोन डेफिनेटली बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे। तो किडनी स्टोन्स जो है आपको हर एज ग्रुप में किडनी स्टोन्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
जैसे इवन छोटे छोटे बच्चे में मिलता है आजकल। कितने साल से होते हैं सर किडनी स्टोन? तो मैंने देखा है कि इवन छोटा है, जैसे आपका 2 महीने के बच्चे में भी मैंने देखा हुआ है। तो इवन छोटे छोटे बच्चे में दिखता है, ओल्ड एज में दिखता है। तो इवन मैंने जो यहाँ पे जो सबसे छोटा बच्चा ऑपरेट किया है, आई थिंक दैट वाज 5 years old, आई थिंक, जिसको मैंने किडनी स्टोन ऑपरेट किया था। तो किडनी स्टोन इज़ वेरी कॉमन। तो किडनी में स्टोन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो किडनी आपका जो किडनी डिजीज़ के वन ऑफ द फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो किडनी डिजीज़ कहा जाए तो बहुत सारे किडनी डिजीज़ हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट किडनी डिजीज़ बोला जाए तो जो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो होता है वो है आपका ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको कहते हैं, जो साधारण भाषा में कहें तो हम जैसे किडनी फेलियर जो कहते हैं। तो किडनी फेलियर होता है जो डिजीज़ है, ये जो सबसे सिग्निफिकेंट बीमारी है, जिसके कारण से आपको मतलब आदमी लोगों को क्या है कि बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो दूसरा है अदर प्रॉब्लम है, दूसरा हो सकता है कि आपका ये डायबिटिक, इसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ किडनी जो डैमेज होता है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसी तरह से एक हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, हाई बीपी के कारण किडनी जो डैमेज होता है उसको हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये किडनी स्टोन डिजीज़ हो गया। और समथिंग लाइक कॉल्ड AKI, एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं, जो बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन के कारण भी कभी कभी एक्यूट किडनी इंजरी होता है, उस कारण से भी कई बार किडनी डैमेज हो सकता है। प्लस आपका जैसे कई बार ड्रग रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस होते हैं, स्पेशली जिसको लॉन्ग टर्म पेन किलर्स जो लेते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक जैसे पेन किलर्स हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, उससे भी काफ़ी आपका किडनी में डैमेज होता है। तो इस तरह का और कोई होता है, जेनेटिक कंडीशंस भी होते हैं, बच्चों में होता है, जैसे आपका IgA नेफ्रोपैथी हो गया, बहुत सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया। ये सब भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कारण भी हो सकता है। और एक जेनेटिक कंडीशन जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ करके होता है, जो जेनेटिक होता है, तो उस कारण से भी कई बार आपका किडनी में इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं किडनी डिजीज़ में। जी, डिजीज़ेस बहुत सारे हैं किडनी को लेकर। सर, अरुणाचल में कौन से कॉमन डिजीज़ेस है किडनी स्टोन को छोड़ के? जैसे जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ये काफ़ी अभी देख रहा है कि काफ़ी कॉमन हो चुका है यहाँ पे। क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है, जो इसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, तो किडनी जो फेलियर के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गया है। और इम्पोर्टेंट कॉजेज़ बोला जाए तो आई थिंक इसमें रेस्पॉन्सिबल है 2 डिजीज़ेस, स्पेशली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। क्योंकि अभी जो हमारा जो नॉट ओनली इन अरुणाचल, इवन इन द होल वर्ल्ड, जो साइलेंट एपिडेमिक जिसे कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि डायबिटीज़ इट इज़ बिकम ए साइलेंट एपिडेमिक्स। आई थिंक बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ इतना अभी हमारे एपिडेमिक्स की तरह बहुत सारा डायबिटिक्स फैल गया है कि उस कारण से कई बार किडनी को इफेक्ट हो ही जाता है। प्लस ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो इस कारण से आपको कई बार आपको क्या है किडनी को इफेक्ट होता है। तो आई थिंक दिस आर ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। आई थिंक आजकल का जो खान पान के हिसाब से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, टेकिंग ऑफ टू मच ऑफ जंक फूड, और अभी जो आपका जो जिस तरह का लाइफस्टाइल है स्ट्रेस के वजह से, तो इस कारण से आई थिंक दिस इंसिडेंस जो है आपका डायबिटीज़ और बीपी का काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके वजह से काफ़ी किडनी में इफ़ेक्ट पड़ना चालू हो चुका है। वैसे तो बहुत सारे अदर कारण भी हैं, और किडनी स्टोन भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। तो या दिस आर द इम्पोर्टेंट रीजंस। सो सर, किडनी स्टोन भी हमारे लाइफस्टाइल को लेकर ही वो चेंजेस जो होता है, वो किडनी स्टोन भी, मतलब लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो फिर किडनी में भी डिजीजेस पाए जाते हैं। आपने जैसे कहा कि जो हाइपरटेंशन हो गया है और कई सारे डायबिटीज़ भी हो गया है, वो किडनी बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है क्या, ऐसा कुछ है या फिर मतलब डायबिटीज़ ऐसा चीज़ है कि देखो, डायबिटीज़ जो है ये पूरे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है जो डायबिटीज़ है ना। तो इसलिए जैसे आप किडनी में हो गया तो आपका नेफ्रोपैथी हो गया, आइस में इफेक्ट करेगा तो रेटिनोपैथी हो गया, हार्ट में इफेक्ट कर लिया तो कार्डियोपैथी हो गया, मायोपैथी हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, नर्व्स को इफेक्ट कर दिया, न्यूरोपैथी। डायबिटीज ऐसा बीमारी है जो अगर अनकंट्रोल रहे तो बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करता है। तो इसमें जो किडनी है, जो किडनी को इसलिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि किडनी को एकदम कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जो है वो स्ट्रेस किडनी के ऊपर आता है, डेफिनेटली किडनी को इफेक्ट वो डेफिनेटली करता है वो।
जी। तो सर जो पेशेंट्स जो हो गया डायबिटीज़ के हो गए हैं, हाइपरटेंशन के हो गए, उन्हें तो पता चल जाएगा कि हाँ किडनी अभी बहुत ही सेंसिटिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी डिजीज़ेस होने वाला है? क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेन भी है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हो गया है, कैसे हो गया है। तो वो अर्ली साइंस जो हमें कैसे हमें पता चलेगा कि किडनी अभी हमारे डेंजर पे है? किडनी में एक चीज़ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली साइंस जो किडनी के होते हैं वो इतना कोई अर्ली साइंस बहुत कम दिखने को मिलता है। तो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स कि आपको एक रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ग्रुप है जिसको किडनी को स्पेशली ध्यान रखना है वो पेशेंट्स हैं। एक तो है डायबिटीज़ पेशेंट्स, दूसरा है हाइपरटेंशन पेशेंट्स, तीसरा है आपका जिसका फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को किडनी डिजीज़ हुआ है, वो है जेनेटिक में जो जेनेटिक रह सकता है, जेनेटिक हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। फोर्थ है जिनका स्मोकिंग हिस्ट्री है, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का जो हिस्ट्री है, और ये इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनको मतलब स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये करें। और लास्ट वन इज़ द पेशेंट्स वो आर अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर आता है। तो ये जो स्पेशली जो ग्रुप है इन लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा अर्ली टेस्टिंग, अपना जो किडनी फंक्शन को अर्ली टेस्टिंग करना चाहिए जी। और बाकी जो सिम्टम्स बोला जाए तो बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं जैसे, बट कॉमन सिम्टम्स जो किडनी को इफ़ेक्ट करने वाले सिम्टम्स हैं जैसे बॉडी स्वेलिंग हो गया, पूरा बॉडी में सूजन आ जाना, बहुत टायर्ड फील करना, वीकनेस आ जाना, आपका नींद स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना, आपका वेट लॉस होना और आपके स्किन में चेंजेस आना। तो ये सारे सिम्टम्स तो हैं, बट फिर भी ये जो है इनका जो ओकरेंस है थोड़ा सा लेट ही रहता है। बहुत अर्ली में जो है अर्ली डिटेक्शन हम लोग टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, उसके थ्रू ही अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो सर प्रिवेंशन के लिए हमें अर्ली टेस्ट करना ही पड़ेगा? प्रिवेंशन में आपको अर्ली टेस्ट करना पड़ेगा बोल के भी नहीं है, बट आपको क्या है कि प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी किस वे में इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आप ला सकते हैं, ये चीज़ को आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे अब मैंने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको जैसे एक्सरसाइजेस, अर्ली एक्सरसाइज जैसे भी आपका लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर देना है। दूसरा है कि आपका जो कंजम्पशन है, स्पेशली आपको जंक फूड हो गया, जैसे आपका आजकल का जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इनको स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज वाला हो गया आपका, जिस तरह का बर्गर, चीज़, ये सब को आप जितना हो सके रिड्यूस कर देना है। थर्ड है कि आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसको आप जितना हो सके आपको कम कर देना है या अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट ये है कि और पेन किलर जो है, कई बार पेन किलर्स आप फार्मेसी से जाके पेशेंट लोग जाके लेके खुद ले लेते हैं, तो ये जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है इसको भी थोड़ा अवॉइड करना है, बिकॉज दिस समटाइम्स कैन अफेक्ट योर किडनी ऑल्सो। तो ये चीज़ें हैं। और बट येस, सम टेस्ट हम लोग रिकमेंड उन्हीं में करते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप है। हर पेशेंट को हम लोग तो टेस्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। जो हाई रिस्क ग्रुप जैसे बताया, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, एज मोर देन 50 ईयर्स ऑफ, जिसका 50 साल के ऊपर, उनको एटलीस्ट ईयरली एक बार जो हमारा टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करना चाहिए। जी सर, बहुत लोगों का भी डर रहता है कि हम टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर टेस्ट में अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव निकल गया तो उसको वो डर रहता है। तो टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए कितने? क्योंकि कोई लोग भी कहते हैं कि होने से हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। तो टेस्ट क्या इम्पोर्टेंट है इस पे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपको जो भी डिजीज़ हो जिसका अगर आप अर्ली डिटेक्शन करते हैं, डेफिनेटली जो आउटकम है इट्स गोइंग टू बी बेटर। आप जितना डिजीज़ को लेट डायग्नोज करेंगे उसके आपका जो इंटरवेंशन का जो विंडो है वो कम हो जाएगा, एंड डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट्स है वो है उतना बेटर नहीं होगा। तो आप डर के टेस्ट नहीं करें, बट आप जब लास्ट स्टेज में टेस्ट करने तब तक शायद आपका टेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी ना हो। तो इसलिए बेटर है कि आप अवेयर हो। यस, डोंट बी स्केर्ड बट बी अवेयर। बट अपना जो इसको हम लोग जितना भी बीमारी है उसको हम अर्ली डिटेक्ट करें और उसको हम प्रिवेंट करें या उसको ट्रीट करें। दैट वे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्रेस है किडनी का, सपोज किडनी का प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाएगा, शायद पूरा ना रुके तो स्लो हो जाए, और कोई कोई हो सकता है कि आपका क्योर भी हो जाए। तो इसलिए हमें हमेशा जितना हो सके अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप बता सकते हैं कि RRT क्या है
किडनी से? RRT का जो फुल फॉर्म है इट्स कॉल्ड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये जो ट्रीटमेंट है बेसिकली ये तब दिया जाता है जब किडनी फेलियर में चला जाता है। तो हमारे जो किडनी फेलियर जो तब कहते हैं उसको, जैसे हमारा जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है उसके जो 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेके 5 ना, जब स्टेज 5 में चला जाता है पेशेंट, तब क्या होता है कि उनका जो नॉर्मल हम मेडिकेशन से या किसी भी थ्रू से वो अपना जो बॉडी को सस्टेन नहीं कर पाएगा। दैट मीन उसका जो टॉक्सिन्स बॉडी में डेवलप हो रहा है उसको हमको किसी वे पे उसको फिल्टर करना पड़ेगा, तब हम उसको देते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जो किडनी का फंक्शन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये यूजुअली हमारे स्टेज 5 जो पेशेंट में मोस्टली देते हैं। इन सर्टेन केसेस जैसे एक्यूट किडनी इंजरी होता है जो क्रोनिक नहीं है लेकिन जिसमें आपका क्या हो, किडनी एकदम सडनली फेल हो गया, तो उसमें भी हमको देना पड़ता है। तो इसके जो मेन जो टू टाइप्स ऑफ RRT है, एक जिसे हम कहते हैं HD हीमोडायलिसिस, दूसरा है आपका PD पेरिटोनियल डायलिसिस। ये 2 मेन आपका जो ग्रुप है। और जो लास्ट जो ऑप्शन है जिसको इवन जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, इट्स ऑल्सो एक्चुअली वन फॉर्म ऑफ RRT बट दैट्स ए परमानेंट RRT। तो ये 2 चीज़ में आप मान लीजिए कि 2 मेन फॉर्म्स है। उसके अदर वेरिएशंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन BVD PBHD इस तरह के बहुत सारे, बट मेनली आपके हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये 2 मेन फॉर्म हैं इनके। जी अच्छा, बता पाएंगे कि जो किडनी फेलियर जो है, किडनी फेलियर का रीजंस क्या होता है, क्यों हमारे किडनी जो फेल हो जाते हैं? आपने जैसे कहा कि काफ़ी सारे डिजीजेस रिलेटेड होते हैं किडनी से लेकर, अब हमें बता पाएंगे कि किडनी फेलियर्स के रीजंस क्या क्या होते हैं? बेसिकली किडनी फेलियर्स में किडनी का जो मेनली 2 पार्ट्स रहते हैं। एक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, जैसे उसमें आपका जैसे आपका ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और दूसरा आपका जो किडनी का मेन आपका जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। तो मेनली ये जब इनको किसी कारणवश इनका जो अगर डैमेज हो जाए तो उस वजह से क्या होता है, किडनी अपना काम नहीं कर पाता है जो मेन फिल्ट्रेशन का काम है। तो जब वो नहीं कर पाता है तब धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट का फेलियर में डेवलप हो जाता है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। एक किसी का जैसे अंदर में बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये आपको किडनी को ग्लोमेरुलाई को डैमेज करता जाएगा, स्लोली डैमेज करके एक समय इतना डैमेज कर देगा कि वो फेलियर में चला जाएगा। कभी कभी इन्फेक्शन भी डैमेज कर सकता है, कभी कभी मेडिकेशन डैमेज कर सकता है, और कभी कभी केसेस में जैसे किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन्स बेसिकली क्या करते हैं कि किडनी का जो पाइप है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से किडनी के अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो ग्लोमेरुलाई हो गया, जो इनका जो अंदर के ट्यूब्यूल्स है उसको पूरा डैमेज कर देता है। तो सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। जैसे अब किसी कारण से सपोज पेशाब का रास्ता कहीं ब्लॉक है, किडनी का पाइप कहीं ब्लॉक है, या एक ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से कभी कभी ब्लॉक, यूरिन जा नहीं पा रहा है, तो उस कारण से उल्टा बैक प्रेशर आके कई बार किडनी डैमेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली किसी भी कारणवश अगर जब किडनी जो फंक्शन है उसका जब डैमेज हो जाता है, तब क्या होता है कि किडनी का जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, तो उस कारण से पेशेंट को सारे सिम्टम्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं किडनी फेलियर। जी सर, सोशल मीडिया में काफ़ी मीम्स होते हैं कि हम एक किडनी को सेल कर देंगे तो एक आईफोन मिल जाएगा, एक किडनी सेल कर देगा ये खरीद लेंगे। तो क्या हमारे शरीर के लिए एक किडनी फंक्शन होना ठीक है, या फिर दोनों किडनी ज़रूरी है? और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, अभी जो किडनी जो है हमारा, जो देखिए डेफिनेटली दोनों किडनी रहेगा तो ऑलवेज इट्स बेटर जी, बट कभी कभी किसी कारणवश एक अगर किडनी कभी डैमेज भी हो जाता है तो कई पेशेंट जो एक ही किडनी से सर्वाइव भी कर लेते हैं पूरा लाइफ टाइम। बट डेफिनेटली जो है, जो एक सिंगल फंक्शनिंग किडनी है उसके ऊपर फिर अभी क्या है कि सारा प्रेशर बॉडी का प्रेशर आ जाएगा, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें इफेक्ट तो होगा। पर ऐसा नहीं है कि उस वजह से पूरा आपका वो किडनी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आदमी एक ही किडनी से भी अपना लाइफ टाइम निकाल लेता है, बट कई बार लेकिन डेफिनेटली उस पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा। तो डेफिनेटली उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा किडनी में डैमेज होने का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है जी। तो इसीलिए आपको क्या है कि मतलब 2 किडनी इज़ ऑलवेज बेटर। और आप जो किडनी ट्रांसप्लांट का जब बात करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब दोनों किडनी आपका डैमेज होता है। अच्छा। कई बार पेशेंट लोग को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ एक ही किडनी है, तो मेरे को कई बार आते हैं पेशेंट आके कि सर हमको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है क्या, मैं पूछते आते हैं, बट ऐसा नहीं है।
एक किडनी से भी आपका एक किडनी रहेगा तो आदमी अपना लाइफ टाइम कई बार निकाल लेता है, उसमें हम कोई ट्रांसप्लांट का रोल नहीं है। ट्रांसप्लांट का रोल तभी आता है जब दोनों किडनी फंक्शन करना बंद कर देते हैं और पेशेंट जो है एंड स्टेज किडनी फेलियर में चला जाता है, जो हम कहते हैं ना स्टेज 5 किडनी फेलियर में चला जाता है, तब हम रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं। तो रीनल ट्रांसप्लांट में बेसिकली जो हम क्या करते हैं, एक डोनर होता है। आजकल की रीनल ट्रांसप्लांट में भी 2 तरह का होता है, लाइव डोनर होता है, एक कैडेवरिक डोनर होता है। तो लाइव डोनर जो होता है कोई जैसे आपका रिलेटिव, कोई रिलेटेड डोनर होता है, तो रिलेटेड डोनर वो आपको किडनी डोनेट करेगा, उसको हम किडनी को बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देगा तो वो फंक्शन करना चालू हो जाएगा। दूसरा है कैडेवरिक डोनर, जिसका आजकल मतलब बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है क्योंकि लाइव डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो कैडेवरिक डोनर में क्या होता है, स्पेशली जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है जो आईसीयू में मिलते हैं, या सपोज किसी ट्रॉमा के कारण हो गया या कोई स्ट्रोक हो गया, उसके वजह से वो डिक्लेयर हो गया कि ब्रेन डेड, ही इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, हाँ सर्वाइव। तब ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि उनसे पेशेंट लोग से एनजीओज रहते हैं, उनसे पेशेंट लोग से कंसर्न लेके, रिलेटिव से कंसर्न लेके, फिर इफ़ दे आर विलिंग दे गो फॉर कैडेवरिक डोनर। जो मतलब आजकल जिसको बहुत स्ट्रेस दिया रहा है गवर्नमेंट भी, क्योंकि लाइव डोनर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कैडेवरिक डोनर जो होता है, डोनेशन होने से कई बार अब बहुत सारे पेशेंट को एक ज़िंदगी का एक मतलब नया एक होप मिल जाता है। तो दिस आर द मेनली 2 थिंग्स। जी, तो किडनी ट्रांसप्लांट में फेलियर्स भी कभी कभी हो जाते हैं, ये रीज़न ऐसे क्यों होता है किडनी ट्रांसप्लांट में? जी देखिए, किडनी जो बेसिकली हम जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे बॉडी से हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है उसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा। उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह देखता है, तो उसको दुश्मन की तरह देखता है, तो उस वजह से कई बार उसको डैमेज कर देता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रांसप्लांट पेशेंट लोग को एक दवाई होता है, इम्यूनोसप्रेशंस कहते हैं, वो लाइफ टाइम खाना पड़ता है। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि वो इम्यूनोसप्रेशन उनका जो इम्यूनिटी को डाउन करके उसको डैमेज नहीं करने देंगे। तो डेफिनेटली इसलिए क्या होता है, कोई भी ट्रांसप्लांट के बाद देयर इज़ ऑलवेज रिस्क ऑफ, जब उसको फेलियर को बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं। तो रिजेक्शन बेसिकली 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक एक्यूट रिजेक्शन, एक होता है क्रोनिक रिजेक्शन। जो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है जो ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली हो जाता है कि उसको बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने से, तो वो आपका यूजुअली विद इन अ डे आपका बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करे। सेकेंड जो होता है वो आपका एक्यूट रिजेक्शन, विच कैन ऑकर विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर में वो रिजेक्ट कर सकता है। लास्ट होता है जो क्रोनिक रिजेक्शन, जो मोस्ट कॉमनली रहता है, जो मतलब इट कैन हैपन मे बी इन ईयर्स ऑल्सो, इवन 15-20 ईयर्स ऑल्सो। वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो बॉडी बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है, उसका धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स छोटे हो जाते हैं, पर इम्यूनोलॉजिकल थोड़ा कुछ ट्रॉमा होकर धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में रहता है। तो यूजुअली आपका जो इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के आसपास में जो रहता है वो हाइपर एक्यूट है, और जो लॉन्ग टर्म में रहता है वो आपका क्रोनिक रिजेक्शन कहते हैं। तो मेनली ये 3 रहता है, जैसे इसलिए ए सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट मोस्टली लास्ट फॉर मे बी 20-25 ईयर्स, बट उसके बाद हो सकता है कि वो फिर फेलियर में चला जाए, उसके रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, उसके बाद फेलियर में जा सकता है, फिर रीट्रांसप्लांट का नौबत भी आ सकता है। जी सर, आपने जैसे कहा था कि सरकार भी अभी बहुत ही जागरूकता फैला रही है कि ऑर्गेन्स का जो ट्रांसप्लांट हो गया ये सब के बारे में आप बता पाएंगे कि हमारे सरकार क्या कर रहे हैं किडनी को लेकर? वैसे हमारे जो अभी स्टेट में जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अंडर आवर ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी, तो दे आर टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर दिस किडनी। अभी इवन हमारा जो ट्रिम्स है, ट्रिम्स में भी एक रीनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, और अभी आई थिंक गंगाराम हॉस्पिटल के साथ भी उन्होंने टाई अप करके, तो आई थिंक दे आर ऑन द प्रोसेस कि हमारे यहाँ पे भी शायद किडनी ट्रांसप्लांट चालू हो जाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट, that's a very good news. Yeah, that's a very good news, and I think we have to really appreciate our CM for his proactive work, and I think slowly one day definitely renal transplant हमारे अरुणाचल में भी ज़रूर होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ये एक चीज़ है, और दूसरी बात है कि इवन हमारे जो CMAAY है, CMAAY में जो प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, उसके अंदर भी क्या है कि अभी जो डायलिसिस हो रहा है पेशेंट का, उसको भी अभी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इवन इन आर के मिशन एंड ट्रिम्स ऑल्सो इट्स बीइंग प्रोवाइडेड, एंड ऑल्सो ना मेनी हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना है, तो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, तो इवन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को भी अभी क्या कर दिया है कि
ये CMAY के अंदर में डाल दिया है. तो आई थिंक द पेशेंट्स कैन गेट ए बेनिफिट अप टू 10 lakhs for renal transplant if they go outside also. So these are the programs from the state also. So I think state government, we have to appreciate that they are also doing their part. And about national program, if you say, I think there is a Prime Minister National Dialysis Program, जिसके अंदर में क्या है कि आपका डायलिसिस को फ्री दे रहा है. And there is some program called Sushrita program where I think patients can get a benefit of around 1 lakh for this kidney patients. So I think governments are doing their part, but still I feel that much more has to be done. सर, अगर तो हम ये जो चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का जो हो गया, वो दोनों को हम अवेल कर सकते हैं क्या एक ही बार में? CMY में आई थिंक PMJAY भी है और इवन CMAY भी है. आई थिंक दोनों में से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं. अच्छा. तो इवन हमारे यहाँ पे तो CMY चल रहा है, तो डायलिसिस इज गेटिंग फ्री इन RK मिशन एंड ट्रिम्स. एंड नाउ तो आई थिंक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में भी क्या है कि डायलिसिस चल रहा है. तो इवन आई हैव हर्ड इवन तवांग ऑल्सो इट्स देयर, इवन इन आलो ऑल्सो इज देयर, पासीघाट ऑल्सो इज देयर. तो डायलिसिस का भी जो कई जगह पे स्टार्ट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी. जी, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी साथ दे रहे हैं इसको. या आई फील दैट यस, गवर्नमेंट इज डेफिनेटली डूइंग देयर पार्ट, बट आई थिंक फील मोर हैज़ टू बी डन. यस, डेफिनेटली. तो जैसे हमने बात किया कि सरकार भी काफ़ी मदद कर रहे हैं इसको किडनी के जो जागरूकता है फैलाने के लिए. हम इंडिविजुअल्स हम कैसे ये रोल प्ले करेंगे किडनी के जो डिजीज़ेस है उसके जागरूकता फैलाने के लिए और जो डिजीज़ेस है उसको रोकने के लिए? यस, डेफिनेटली. तो जो कहते हैं कि जो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो डेफिनेटली देखिए हमारा एज ए इंडिविजुअल पर्सन क्या है कि हम एवरीबॉडी हैज़ देयर रोल की कहीं ना कहीं हम अपना एक किडनी डिजीज़ के अवेयरनेस डेवलप करने के लिए सबका रोल रहेगा कम्युनिटी में. तो एज ए इंडिविजुअल मैं कहूँगा तो देखिए हमें एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो हम आप हो सके तो अपने कम्युनिटी में जाके, अपने स्कूल में जाके, आई थिंक वी कैन कंडक्ट मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्पेशली अमॉन्ग द स्कूल स्टूडेंट्स, अमॉन्ग द कलीग्स. हम अवेयरनेस करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या डिजीज़ है, किस तरह से हमको टेस्ट करवाना चाहिए, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा है कि हम एक हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं स्पेशली फॉर किडनी फंक्शंस. और तीसरा है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी नाउ डेज द यंगर जनरेशन इज़ टू मच इनटू सोशल मीडिया ओनली आई थिंक. तो दैट वे हम लोग क्या है कि इस वे में भी अगर हमारा मैसेज को अगर यंगर जनरेशन को पहुंचाना है तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अच्छे हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स है, वी कैन यूज़ देम टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमॉन्ग द यंगर जनरेशन. तो इस तरह का हम बहुत सारा चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं. जी, इस किडनी वर्ल्ड किडनी डे पर हम इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं इस दिन में? वैसे एक्चुअली हाँ, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली कुछ जैसे मेरा हिसाब से अगर जैसे मैराथन वॉक हो गया इस तरह का, या कोई चैलेंज वाला हेल्थ चैलेंज प्रोग्राम हो गया, तो इस तरह का कुछ हम अगर प्रोग्राम कर सकने से तो अच्छा था. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. इस तरह का अगर अगले साल, इस बार तो हुआ नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं. दैट वे पीपल विल बी मोर अवेयर अबाउट दिस किडनी प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस. जी, एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा हमारे किडनी को लेकर. आपने जैसे कहा कि पेन किलर्स जब ज़्यादा खाते हैं उसमें भी किडनी का चांसेस रह जाता है. तो किसी का कहना भी है कि अगर हम ज़्यादा मेडिसिन लेंगे तो उस पर भी किडनी कमज़ोर होने का चांसेस रहता है. ऐसा सही है ये क्या, मतलब कितने हद तक ये सही है? पेन किलर्स को भी छोड़ के जो दवाई भी होते हैं. यस, देखिए मेडिसिन्स को जनरलाइज आप नहीं कर सकते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ मेडिकेशंस हैं जो डेफिनेटली किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे. तो जैसे मैंने स्पेशली कहा कि जिस तरह से पेन किलर्स बताया कि आपका NSAID जिसे कहते हैं, जैसे उसमें डाइक्लोफेनाक हो गया है, तो इस तरह के जो पेन किलर्स हैं जो डेफिनेटली किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं. देन देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स विच कैन इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि एक एमिकैसिन इंजेक्शन है जिसको हम लॉन्ग टर्म पे थोड़ा अवॉइड करते हैं. तो डेफिनेटली एंड देयर विल बी सर्टेन मेडिकेशन जो आपको इफेक्ट करते हैं. बट पब्लिक का भी एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि ज़्यादा मेडिकेशंस खाने से किडनी डैमेज हो जाता है. बट एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा तो आप क्या मेडिकेशंस खा रहे हैं. जैसे आप डायबिटीज़ मेडिकेशंस है, हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस है, आप इसको अगर नहीं खाते हैं तो आपका किडनी जो है उल्टा और आपका प्रॉब्लम में आने जा रहा है. अच्छा. बहुत सारे मेडिसिन लोग खा रहे हैं, सबका किडनी खराब नहीं होता है. तो लेकिन जो रिस्क फैक्टर में डेफिनेटली क्या होता है, जैसे मैं रिस्क फैक्टर बताया, डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन, देन आपका जो एज मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, फैमिली हिस्ट्री, तो ये सब जो चीज़ें हैं, और स्मोकर्स हो गया, और आपका एल्कोहलिक्स हो गया, तो इन लोगों में क्या होगा कि आपका किडनी फेलियर में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरह का है। तो ऐसा नहीं है कि हर मेडिकेशन करता है, बट यस टू सर्टेन एक्सटेंट सम मेडिकेशन कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम। जी, आपने जो 5-6 रीज़न्स बताए हैं किडनी फेलियर, और आपने शुरुआत में भी बताया था कि आपने रिसेंटली एक 5 साल का भी जो किडनी पेशेंट था, और 2 साल से भी वो प्रोन होते हैं, रिस्क में रह जाते हैं। उनके रीज़न क्या होते हैं, इतने छोटे उम्र से ही उसका किडनी डिजीज़ पे आ जाते हैं? जी जी, किडनी स्टोन ऐसा है, किडनी स्टोन इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। इसमें एक कोई कारण नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो कारण होते हैं, एक होता है आपका जैसे हेरिडिटरी, या आपका बोला जेनेटिक। किसी किसी में क्या है कि स्टोन फॉर्मिंग जेनेटिक्स में उनका रहता है, टेंडेंसी रहता है, जो आपका मतलब जैसे आपको पेरेंट्स है, जो जीन से आपको माँ पिता जैसे आया है उस तरह का रहता है। सेकंड है आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड, जिसमें आपका आ गया है कि जैसे डाइट्री हो गया। डाइट्री में सपोज इफ़ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ प्रोटीन, रेड मीट प्रोटीन इंटेक, ज़्यादा मीट खा रहे हो, टू मच ऑफ सॉल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक खा रहे हो, या टू मच ऑफ दिस कैफेनेटेड बेवरेजेस, जैसे ज़्यादा चाय पीना, शायद चाय इसलिए कॉफ़ी। अरुणाचल में किडनी स्टोन्स भी ज़्यादा है। हाँ, आई फील कि हमारे यहाँ पे मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और पानी का जो कंजम्पशन है थोड़ा कम है हम लोग का यहाँ पे। तो जो मैं इसलिए हर पेशेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पानी की इंटेक को मेंटेन करें, बट हमारा आदमी को थोड़ा सा यहाँ पे शायद ठंडा की वजह से है या किसी कारण से पानी के इंटेक थोड़ा कम रहते हैं। और आजकल जो है जंक फूड काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली आप देखा जाए तो आपका जिस तरह का पेप्सी हो गया, आजकल जैसे मॉन्स्टर क्या बहुत सारे निकल गए, ये सब का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। देन आपका जंक फूड काफ़ी बढ़ गया है। तो दिस ऑल एक्चुअली बोलना चाहिए दे आर रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी स्टोन। जी, तो ये सब को आप थोड़ा कम करके उसके बाद फ्लूइड इंटेक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका बढ़ाना चाहिए। जी। तो चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे इस वर्ल्ड किडनी डे पे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं सब व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अवेयर रहें और अपना किडनी को आप लोग ख्याल रखें। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन का कुछ आपका जो अगर लगता है तो आप अवेयर होके टेस्ट जब कराना है तो टेस्ट को भी अर्ली कराएं, और इसे घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन ज़रूर टेस्ट कीजिए और अर्ली डिटेक्शन कीजिए, ताकि हम आपका जो किडनी है अगर कोई बीमारी भी है तो हम अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर सके, या आपका जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको ये कर सके। तो सबको इस और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग का जो रिस्क फैक्टर्स है, स्पेशली स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन और टू मच ऑफ जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करके अपने लाइफस्टाइल में एक थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर आप लाइए, ताकि आप फिट रहेंगे तो आपका किडनी भी फिट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। जी, डॉक्टर गोटो अंतक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें जागरूकता दी है कि किडनी के कितने सारे डिजीज़ होते हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल को फिट एंड हेल्दी रहना पड़ेगा, हमें अर्ली डिटेक्शन भी, अर्ली टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी अपना किडनी टेस्ट करवा लीजिए जल्द ही, और लाइफस्टाइल भी चेंज कर लीजिए, एक्सरसाइज भी करिए। डॉक्टर गौतम अंतर, हम आप शुक्रिया करते हैं कि हमारे लिए हमारा टाइम दिया और स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।